हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 का, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर हम बात करने वाले हैं रीट कक्षा 1 से 5 तक व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। अगर हम परीक्षा की तिथि की बात करते हैं तो 11/2/2018 को यह पेपर कंडक्ट कराया गया था। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करने हैं। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ओके, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम बता दें आपको कि आज की जो सेशन होगा वो होगा हम लोगों का CDP। क्या होगा? CDP के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 15 क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिए थे। ओके, आज का जो सेशन स्टार्ट होगा हम लोग 16 से लेकर 30 तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें व्याख्या भी कराना पड़ता है तो सेशन लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि छोटे छोटे पार्ट में आपको कराऊँ, जिससे कि आपके लिए देखने में भी आसानी हो। ओके, चलिए 16 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। तो अगर हम बात करते हैं निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। ओके, आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। तीव्र तीव्र उत्सुकता, बी कह रहा है कि अपराध की जुगनी विचार, सी कह रहा है कि बीमारी का डर, और डी कह रहा है कि न्यूरोटिक भय और चिंता मुक्त। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, जब कोई बच्चा आसपास के वातावरण की कठिनाइयों एवं बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उस बच्चे द्वारा किया गया व्यवहार परिवर्तन ही समायोजन कहलाता है। समायोजन करने की 2 प्रकार की विधियां होती हैं, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है अप्रत्यक्ष विधि। आगे देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में ही बच्चा किसी समस्या के प्रति सीधे सीधे समायोजन करता है, जिससे वह भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। ओके, इस तरीके से आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में करके देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में अपने आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषक के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण से कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या हुई है, हमें बताना है। ओके, आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का कि एनालिसिस विश्लेषण, बी कह रहा है कि एप्लीकेशन संप्रयोग, और डी कह रहा है कंप्रहेशन समझ, और डी कह रहा है कि नॉलेज ज्ञान। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन संप्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं बड़े ही ध्यान से। यदि कोई शिक्षक छात्रों से अपने जीवन पर प्रदूषक के प्रभाव को समझाने के लिए एक निबंध लिखने को कहता है तो यह कार्यभार ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के संप्रयोग पर आधारित होगा। संप्रयोग के अंतर्गत छात्र विभिन्न कार्यपूरक क्रियाएं करता है, जैसे व्याख्या करना, जांच करना, निर्माण करना, खोज करना और समाधान करना इत्यादि
इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। शिक्षक के तौर पर अपने एक उपयुक्त प्रशिक्षण और जांच सूची का प्रयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की यह प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। चलिए, ऑप्शन हम लोगों का ए कह रहा है कि आकलन करना, बी कह रहा है कि मापन करना, सी कह रहा है मूल्यांकन करना और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। अगर हम बात करते हैं कि क्या होगा तो इसके लिए होगा हम लोगों का असेसमेंट, असिसमेंट। ओके, आकलन करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आकलन में शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों से संबंधित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का एकत्रित विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या किया जाता है। अर्थात आकलन प्रक्रिया के द्वारा एक शिक्षक छात्रों की बुद्धि, व्यक्तित्व, कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ओके, इस तरीके से क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संज्ञानात्मक, बी कह रहा है क्रियात्मक और सी कह रहा है कि भावात्मक और डी कह रहा है कि मनोप्रेरणात्मक। अगर हम बात करते हैं तो कौन सा नहीं है? अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा डिफॉल्ट लग रहा है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना तो ब्लूम के वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो चारों हमारे क्या हैं? सही हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं व्याख्या क्या इसमें है। चलिए देखिए, ब्लूम की वर्ग की ब्लूम टेक्सोनोमी वर्ष 1956 में महान शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के विश्लेषण का मूल्यांकन करना था। इनके द्वारा शिक्षा को सीखने के रूपों और स्तरों के वर्गीकरण का प्रयास करना किया गया। आगे देखिएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी में उच्च स्तर को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि निचले स्तर को प्राप्त न किया गया हो। इसीलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण 3 भागों में आधारित है। तो ये देखिएगा कौन कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं तो संज्ञानात्मक आ जाएगा, भावात्मक आ जाएगा और क्रियात्मक आ जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो इस हिसाब से हमारा जो है कि एक ही होगा कि मनोप्रेरणात्मक जो दिया था ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। मनोप्रेरणात्मक जो है कि यह नहीं दिया है, लेकिन बाकी जो है कि हमारा ये तीनों के तीनों है, तीनों के तीनों है। ओके, यह नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि इसमें क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। देखिएगा क्या बोला गया है। स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, यह बिल्कुल ही सही है अगर हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में। अगला बी दिया है कि परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है जो कि इसमें नहीं है। ओके, बी अगर डी की बात करें तो इसमें दिया है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित करने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्य पुस्तक प्रदान करना, तो ये भी सही हो जाएगा। और अगर सही नहीं है तो अधिगम के रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, तो उसमें जो है ना कि विरोध किया गया है।
कब हमें रटाना नहीं है, हमें बच्चों को सिखाना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिएगा एनसीएफ की रूपरेखा, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षार्थियों को रटने की विधि से मुक्त करना चाहिए ताकि उनका चहुमुखी विकास हो पाए। क्या हो सके? चहुमुखी विकास हो सके, सर्वांगीण विकास। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। आगे क्या बोला गया है? शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक केंद्रित करने के बजाय विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे उनका समग्र विकास हो सके। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। कैसी प्रगति है हमें बताना है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिफेलोकोडला प्रगति। ओके, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। सी कह रहा है कि व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति और डी कह रहा है कि अनियमित प्रगति। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी, दोनों ही ऑप्शन क्या है इसमें सही दिया है। व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति जो होता है ये भी हम लोगों का क्या होता है सही हो जाएगा, और एक हो जाएगा प्रोक्सिमोडिस्टिकल प्रगति, प्रोग्रेशन। ओके, तो बी एंड अगर हम बात करते हैं तो सी, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति या समीपता की प्रवृत्ति के अनुसार वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित में अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर की ओर स्थित अंगों रचना व नियंत्रण होता है। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति सिद्धांत के अनुसार है। पहले बच्चा अपने पूरे शरीर का संचालन करता है, तब बाद में किसी विशेष अंग का संचालन करता है। उपयुक्त प्रश्न में जो उदाहरण दिया गया है वह दोनों विकल्पों को संतुष्ट करता है, इसीलिए इसका दोनों विकल्प सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे तीनों व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ से संबंधित है हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अन्न को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित। अगला ऑप्शन कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, बी कह रहा है कि एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। सी कह रहा है कि आंशिक रूप से विकसित और डी कह रहा है कि बेहतरीन रूप से विकसित। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, देखिएगा गला कुछ खराब है, इस वजह से आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी। ओके, तो परेशान ना होइएगा। किसी भी बच्चे के विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास की यह प्रक्रिया एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होती है, अर्थात विकास की प्रक्रियाओं का विभाजन भले ही अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से किया जाता हो, किंतु उनका विकास उनकी एकीकृत न होकर समग्र और एकीकृत रूप में होता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। किसके? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रारंभिक अनुभव, बी कह रहा है वातावरण अनुभव, सी कह रहा है अनुवांशिकता और डी कह रहा है कि अनुवांशिकता तथा वातावरण।
तो अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी, हेरिडिटी। हेरिडिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, कोई बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता या उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में वैसे ही रहेगी। यह अनुवांशिकता के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि अनुवांशिकता में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। आगे देखिएगा, दूसरे शब्दों में जो गुण या दोष अनुवांशिकता से निर्धारित होते हैं वे पूरे जीवन काल तक उपस्थित रहते हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि क्या बोल रहा है। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रभाव का नियम, बी कह रहा है श्रम का नियम, सी कह रहा है प्रबलन का नियम, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ओके, क्या हो जाएगा? श्रम का नियम। क्या हो जाएगा? श्रम का नियम। आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े ही ध्यान से देखिएगा। E.L. थॉर्नडाइक ओके ने सीखने के कुछ नियम दिए हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मुख्य नियम, गौड़ नियम। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, प्रयास का नियम। ओके, आगे देखते हैं क्या क्या है। तो अगर पहला देखते हैं तो क्या आएगा, तत्परता का नियम, और गौण में आएगा बहु अनुक्रिया का नियम। फिर दिया है कि अभ्यास का नियम, अभ्यास में 2 चीज आएगा, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम, और इसमें आएगा मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम, और इसमें आएगा प्रभाव का नियम। ओके, तो ये नियम आप याद रखिएगा। आगे है कि यहाँ उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम भी कहते हैं, किंतु हिंदी में इसे श्रम के नियम होने के कारण आयोग द्वारा सभी प्रतियोगिताओं को बोनस अंक दिया गया था। ओके, आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पावलोव के अनुसार, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने लार टपकता है, अपितु उससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने के कदमों की आवाज सुनाई देती है। इस वृत्तांत को क्या कहलाता है या क्या कह, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विलोपन, बी कह रहा है कि बिना शर्त प्रोत्साहन, और डी कह रहा है कि अनुकूलित उत्तेजना, डी कह रहा है कि तत्परता। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कंडीशनल रिफ्लेक्स। ओके, अनुकूलन उत्तेजना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज है। देखिएगा, पावलोव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग करते हुए अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपन के साथ अस्वाभाविक उद्दीपन दिया जाए तो उसकी पुनरावृत्ति अनेक बार की जाए तो कालांतर में स्वाभाविक उद्दीपन के हटाए जाने पर अस्वाभाविक उद्दीपन से भी वह अनुक्रिया होती है जो स्वाभाविक उद्दीपन के साथ होती थी। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बड़े ही ध्यान से। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत, बी कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, डी कह रहा है कि टॉलमैन के सांकेतिक अधिगम, और डी कह रहा है कि कोहलर के अधिगम सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ओके,
देखिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अनुभूति या अनुभव बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया क्या है, अंतःक्रिया प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। दूसरे शब्दों में वातावरण से सक्रिय रूप से अंतःक्रिया के अनुभव प्राप्त होते हैं या करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए अवधारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया जाना जाता है। ओके, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है कि समावेशन, बी कह रहा है समायोजन, सी कह रहा है संतुलन और डी कह रहा है कि ज्ञान विधि। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट, समायोजन, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संतुलन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभव के माध्यम से संतुलन स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्न में से कौन सा बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है, हमें नहीं वाला बताना है। आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। ओके, बी कह रहा है कि बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्रों के बीच एक संचित बातचीत। और वहीं अगर हम सी की बात करें तो सी हम लोगों का कह रहा है, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, सी कह रहा है कि क्षमता की मुख्य एक मात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षण का प्रयोग न करना। और डी कह रहा है कि एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिएगा, बुद्धि देखिएगा, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सावधानी नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों को आकलन करने के दबाव को कम करता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ओके, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है, हमें बताना है। आइए बताते हैं। बिल्कुल देखिएगा, ये हम लोगों का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता। बी कह रहा है कि परिश्रम बनाम हीनता। सी कह रहा है कि नेतृत्व बनाम अपराध और डी कह रहा है कि अतरंगता बनाम अलगाव। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। ओके, आगे देखिएगा। एरिक्सन ने व्यक्तित्व के मनोसामाजिक सिद्धांत में विकास को 8 चरणों में विभाजित किया है, जो कि निम्न है। 8 चरण कौन कौन से हैं आप देख लीजिएगा। विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक। तीसरा है कि पहला शक्ति बनाम दोषिता, 4 वर्ष से 6 वर्ष तक। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। आगे है 5वां, आहा पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, 12 वर्ष से 20 वर्ष तक। उसके बाद 6वां दिया है घनिष्ठता बनाम विलंघन, 20 से 30 वर्ष तक। 7वां है जनानत
जननात्मकता बनाम स्थिरता 30 वर्ष से 60 वर्ष तक। और उसके बाद दिया है 8वां अपूर्णता बनाम निराशा 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। ओके, ये सेशन का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके सामने होगा। और इसमें देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संबंधित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है, तो हमें नहीं वाला देखना है। आगे देखिएगा, यह एक मानकीकृत परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर माफ करिएगा, अगर हम बी की बात करते हैं तो छात्र के स्कोर की तुलना करके की जाती है कि अन्य कैसे प्रदर्शन किया। आई। सी कह रहा है कि कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित है। और डी कह रहा है कि छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मापदंडों की तुलना करता है। तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यह एक मानकीकृत परीक्षण है। ओके, आई देखते हैं व्याख्या। देखिएगा, मानकीकृत परीक्षण आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।